related to our subject, bookkeeping and accountancy. I will give you the important steps also, in which topic या which question is very important. I give you the time schedule. How many time you utilize each and every question. But first step is now you follow here also. When you enter into the exam hall, जैसे ही आप अपने एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे, सबसे पहले आप नंबर वगैरह चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो अभी आपको मुझे फॉलो करना है। आप मेरी जो भी मैं बात बता रही हूँ, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो। Who is your best friend? कि जिसको आप मॉर्निंग से लेके नाइट तक अपने पास रखते हो। उसको जैसे ही कॉलेज में एंटर करेंगे या अभी भी फिलहाल उसको थोड़ी देर के लिए बाजू में रखेंगे तो यू कैन फोकस इन योर स्टडी। उससे पहले when you start your paper या when you start your study, you follow the first step. Which one? Just now we follow here also. First, close your eyes. Now also. अब अपने आईज को क्लोज करो। देखो पेपर लिखने के लिए जब आप भी आते हो तो आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। कभी बस लेट आती है, कभी बाइक का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू एंटर, व्हेन यू सिट इन योर क्लास और एग्जाम हॉल। क्लोज योर आईज। Last one, boys. This is very important. And this is very benefit for all of you. इससे क्या हो जाएगा? आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। सबसे पहले 5 मिनट्स के लिए आप माइंड को रिलैक्स करो। रिलैक्सेशन के लिए फर्स्ट वन, क्लोज योर आईज। आप चाहें तो आप ओंकार का 5 मिनट्स के लिए मेडिटेशन कर सकते हो या फिर 10, 9, 1, 2, 3 जो भी आप नंबर भी उसको काउंट कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा? आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। माइंड को अपने को रिकॉल करना है पेपर लिखने से पहले। अभी भी आप 5 मिनट्स के लिए एकदम शांत बैठे हो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, राइट? सेम प्रोसेस ईच एंड एवरी डे व्हेन यू गेट अप एंड व्हेन यू स्लीप, व्हेन यू स्टार्ट योर स्टडी या व्हेन यू स्टार्ट योर एग्जाम पेपर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू एंटर इन योर क्लास। जैसे क्लास में एंट्री करेंगे, हाफ एन आवर्स बिफोर आना है। आने के बाद फिर आपको आंसर शीट या क्वेश्चन पेपर मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ वहाँ बातें करने की बजाय, अरे क्या हुआ, स्टडी हुआ कि नहीं हुआ, ये करने की बजाय अगर ये स्टेप फॉलो करेंगे, सो यू कैन वेरी योर माइंड इज रिफ्रेश। उसके आपके पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप अपने मन से जो भी आपको आंसर लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है? सो आपको कैसा लग रहा है अभी फिलहाल? यस, ना स्टॉप। अच्छा लग रहा है? बहुत फ्रेश लग रहा है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट डे व्हेन यू एंटर इन योर क्लास। देखो मुझे पता है एग्जाम में आने से पहले बहुत सारे माइंड में टेंशन्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है। इसके लिए ये सबसे बेस्ट स्टेप है। अभी जैसे आपको फ्रेश लगा वैसे ही एग्जाम हॉल में जाने के बाद ऐसा ही करो। ठीक है? नाउ आई स्टार्ट इन आवर बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी बोर्ड। फर्स्ट वन आई एक्सप्लेन यू व्हाट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम। सो ऑल ऑफ यू नो our question paper, this written paper is for 80 marks, right? And 20 marks for the ABT exam.
After I explain you the ABT exam. But first one, when you start your paper, remember in your mind, this question is a compulsory. Nothing any or question. A to D. देखो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए और 20 मार्क्स देखा जाए तो बहुत है, राइट? लेकिन यहाँ पर ये each and every question then after I explain you कि in which question is very important, how to utilize your time. मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ, लेकिन just if possible you all of you write down या उसका पिक निकाला तो भी चलेगा, ओके? इसमें मैंने बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक क्वेश्चन दिया है, फिर उसको और दिया है, यानी कि मे बी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस, या मे बी आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन में मैंने बताया कि फर्स्ट ऐसा किया सकता है, डू यू एग्री और डिसएग्री। देखो दोनों में एक को जो मैंने और दिया है दूसरा वाला, यही आपका बोर्ड में पैटर्न है। Which question? This is the first question. समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट वन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाले हूँ। फर्स्ट फिलहाल आप इतना लिख के रखो या फिर इसका पिक निकालो तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। Is it clear now? इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, देन आफ्टर आई एक्सप्लेन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2. Yes, tell me what's our third chapter? What's our third chapter? Admission. Yes, tell me. Yes? Admission of partner. Actually main topic, main chapter का नाम. Reconstitution of partnership. Yes, very good. Reconstitution of the partnership form. Why the reconstitution? That's the main three reason all of you know. First one, admission. Second one, retirement, and third one, death of partner. ये three reasons से ही क्या हुआ? 3 chapters ready हुआ. Is it clear now? And you know friend, these also the important question for objective type question. What is reconstitution? Many times asked the question. This question for important answer in one sentence. यहाँ पर आप क्या आंसर लिखेंगे? क्या लिखेंगे आंसर? उसमें क्या आना जरूरी है? Yes, tell me. What's the meaning of reconstitution? Reconstitute होता है means क्या होता है? When a new partner enter into that business, या maybe one partner is retired या one partner is dead, तो क्या होता है? Change the relation between the partners. Change the profit and loss ratio. So ये दोनों भी points वही definition में आना जरूरी है. If you ask the question, answer in one sentence, remember student, you write perfect definition of that questions. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आंसर लिखते समय अगर आपने 19-20 लिखा तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा. लिखते समय प्रॉपरली उसका आंसर लिखना जरूरी है वन सेंटेंस में. तो ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको मैंने बताया है कि एडमिशन को और क्या है? रिटायरमेंट. तो ये दो क्वेश्चन में आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और फॉर 10 मार्क्स. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? नेक्स्ट पर मैं आपको बताने वाली कि आप उसमें से क्या और कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया तो बेटर रहेगा. फिलहाल हम पैटर्न देखते हैं, फिर देन आफ्टर आई एक्सप्लेन. व्हाट्स द थर्ड क्वेश्चन? दैट्स फॉर आंसर बी फॉर 10 मार्क्स. व्हाट्स आवर चैप्टर नंबर 6? कौन सा वाला है? चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन. एंड व्हाट्स द चैप्टर नंबर 7? बेस ऑफ एक्सचेंज. ये दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है या दोनों देखा जाए तो डिसोल्यूशन चैप्टर इज वेरी इजी कंपैरेटिव टू बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट? ये अपने माइंड में सेट करना है. ईच क्वेश्चन इज वेरी इजी, ओके? तो ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स के लिए है? This question number 3 also for 10 marks. Is it clear now? Next one. This is the question number 4. Question number 4 is our chapter number 8. कौन सा वाला है? Chapter number 8.
Yes, company account. So all of you very lucky. In last year से डिबेंचर एंड शेयर्स ये दो क्वेश्चंस आते थे. कौन सा आएगा नॉट श्योर. डिबेंचर का क्वेश्चन आएगा या शेयर्स का. बट ऑल ऑफ यू लकी नाउ. सो अभी कौन सा क्वेश्चन आ रहा है. ओनली फॉर द इशू ऑफ शेयर्स. इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं देना पड़ा एक्सप्लेनिंग. ठीक है. फिलहाल आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पता चला है. बट दिस क्वेश्चन इज फॉर ओनली 8 मार्क्स. कितने मार्क्स के लिए है. 8 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 फॉर 10 मार्क्स. यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4 8 मार्क्स. यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है. ओनली व्हिच वन. सॉल्व एनी वन. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. जो अपना थर्ड चैप्टर है ना. थर्ड चैप्टर में तीसरा. थर्ड में फर्स्ट वन एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया एंड थर्ड वन कौन सा है. डेथ ऑफ पार्टनर. ये डेथ ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम कहां पर आएगा. क्वेश्चन नंबर 5 में. ओनली फॉर 8 मार्क्स. यहाँ पर जो उसको और है ना देखा जाए तो बहुत हार्ड है. दिस टॉपिक या दिस चैप्टर इज वेरी हार्ड. ऑल ऑफ यू नो. यस राइट. सो मेरा ये कहना है कि बेटर वे यू फोकस इनटू दैट डेथ ऑफ पार्टनर. उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ. क्योंकि एनालिसिस में भी देखा जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ओके. सो हियर इट इज आल्सो यू सॉल्व एनी वन ओनली. ठीक है. बट दिस क्वेश्चन इज नथिंग एनी और क्वेश्चन. दिस इज द कंपल्सरी क्वेश्चन. व्हिच वन. क्वेश्चन नंबर 6 and 7 both are the compulsory question. Question number 6 is our chapter number 2. Which one? कौन सा है second chapter? Not for profit concern. Not for profit concern. Yes. So this is the problem of related to that. And question number 7 is our first chapter. Means which one? Financial. फाइनल अकाउंट. तो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सबको इजी लगता है, बट उसको वेटेज भी बहुत है. इट्स अ कंपल्सरी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 and 7. रिमेंबर दिस वन. ठीक है. बोथ द क्वेश्चन इज फॉर 12 मार्क्स एंड इट्स अ कंपल्सरी. रिमेंबर. ये है आपका पूरा बोर्ड का पेपर पैटर्न. जो मैंने अभी एक एक क्वेश्चन के बारे में बताया ये पूरा होल है. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक. फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव टाइप, सेकंड वन एडमिशन टू रिटायरमेंट, थर्ड वन दिया है डिसऑर्डर. नेक्स्ट वन जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपने किया टेक्निकल इसका. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. When you solve your problem, so remember student, I have given in here the time schedule. Time schedule means कौन से क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है तो ही आप पेपर को बराबर कवर करेंगे. आपको टाइम ड्यूरेशन कितना है. 3 आवर्स. 3 आवर्स मीन्स कितना मिनट्स होता है. कितना मिनट्स होता है. यस 180 मिनट्स आपको मिलेगा. बट 180 मिनट्स में आपको क्या करना है. मैं आपको एक सजेस्ट कर रही हूँ कि देखो आपको पता है कि which question is for how many marks. All of you know when you start your paper, start करने से पहले आपको half an hours में पहले आंसर शीट मिलेगा. Before 10 minutes आपको क्या मिलेगा. क्वेश्चन पेपर मिलेगा. So first read carefully your question. There also you utilize your time. कैसे यूटिलाइज करेंगे. आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 7 and 6 इट्स अ कंपल्सरी. सबसे ज्यादा वेटेज किसको है. क्वेश्चन 1, 7 and 6 को. ये आपको पता चला भी. All of you know the paper pattern, right? क्या करना है. हमेशा ये हो जाता है कि बच्चे बोलते हैं कि अरे
मेरा टाइम ही नहीं हो गया, मेरा पेपर खत्म ही नहीं हुआ, मेरा मुझे और टाइम चाहिए था, तो इसीलिए इसको यूटिलाइज करो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है, उसको सीक्वेंस को गलत नहीं करना है। देखो जैसे मैंने बताया कि उसको कितना मिनट्स देना है, आपको ओनली 25 मिनट्स। उसके बाद इमीडिएटली आपके पास अभी आंसर शीट है, बिफोर मिला है, ओके, पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है, यू ड्रॉ ईच एंड एवरी अकाउंट। ऑल ऑफ यू नो द क्वेश्चन नंबर 7 अकाउंट, व्हिच वन, कौन सा है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। इसको आप पहले अगर यूटिलाइज करेंगे तो बाद वाला जो टाइम है वो बच जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आपने को कितना मिनट्स देना है फाइनल अकाउंट्स एंड क्वेश्चन नंबर 6 को ओनली 30 मिनट्स, क्योंकि लास्ट वाला जो 10 मिनट्स है वी हैव चेक आवर पेपर। अपने को कभी कभी क्या होता है ऑब्जेक्टिव लिख के रखते हैं, बाद में याद आता है उसका आंसर ही नहीं लिखा, इसलिए लास्ट 10 मिनट्स के लिए बचा के रखना है, पूरा चेक योर पेपर, यहाँ वहाँ बातें नहीं करने का। 3 आवर्स का टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, नॉट ओनली द एग्जाम बट एवरी डे यू यूटिलाइज योर टाइम आल्सो। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसको रख दो कहीं कबर्ड में, कहीं तो भी लॉकर में रख दो, क्योंकि आपको इतनी आदत हो गई उसकी, मॉर्निंग से लेके उसको इतने पकड़ के बैठे हैं, यू कैनॉट बी कॉन्सेंट्रेट योर स्टडी, राइट है ना, गलत बोल रही हूं मैं? आपके पास देखा जाए तो टाइम बहुत कम है, देखा जाए तो आप उसको यूटिलाइज करेंगे तो है भी, क्योंकि पता है अभी आपका जैसे ही खत्म हो जाएगा आपका प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट हो रहा है जनवरी 1st वीक से, राइट। जनवरी 1st वीक में आपका जैसे ही प्रीलिम खत्म हो जाएगा, लेक्चर खत्म हो जाएंगे, योर अदर देन बोर्ड एग्जाम, एबीटी एग्जाम, ओरल एग्जाम, ईबीएस प्रोजेक्ट सबमिशन ही आपके स्टार्ट हो जाए। देखा जाए तो आपके पास अभी टाइम ही नहीं है, तो ये टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे? आज ही घर जाके सबसे पहले टाइम शेड्यूल रेडी करो। टाइम शेड्यूल क्या करना है? स्टडी का टाइम शेड्यूल। ये तो मैंने पैटर्न बताया है, ये टाइम शेड्यूल आपको बोर्ड का दिया मैंने कि when you stop your that question, आपको स्टॉप ही करना है, बट अभी स्टडी के लिए तो टाइम है ना, तो क्या करना है, मंडे टू संडे का एक शेड्यूल तैयार करो। आज मुझे मंडे को सिर्फ इंग्लिश का स्टडी करना है या इकोनॉमिक्स व्हाटएवर, ऐसा एक टाइम शेड्यूल तैयार करो। उससे क्या हो जाएगा, यू कॉन्सेंट्रेट इन दैट सब्जेक्ट ओनली। आप स्टडी करते समय क्या होता है, इंग्लिश का लिया, अरे मेरा इकोनॉमिक्स का स्टडी रह गया, उसको बाजू में रखते हो, फिर ओसी का लेते हो, फिर बाजू में रखते, फिर अकाउंट करते हैं ऐसा। उससे क्या हो जाएगा, अगर प्रॉपर आपका टाइम शेड्यूल रेडी है तो आप यू कैन फोकस ओनली दैट सब्जेक्ट, उससे आपका स्टडी भी अच्छा हो जाएगा। और मुझे आज ये पूरा कंप्लीट ही करना है, ये चैप्टर आज मुझे इंग्लिश का पूरा ही करना है, इकोनॉमिक्स पूरा करना है, इससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा। सो दैट मीन्स यू यूटिलाइज योर ईच एंड एवरी डे, नॉट द डे बट ईच एंड एवरी मिनट्स। समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, देखा जाए तो आप अगर सीरियसली 12th देखो, आप क्या कर रहे हो, लाइटली ले रहे हो, दिस इज द वेरी योर टर्निंग पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप इन योर लाइफ। आप बाद में पता चलेगा कि कहीं आपको सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको अच्छे कॉलेज में जाना था, कोई इंटरव्यू में जाने के बाद सबसे पहले पूछा जाता है कि व्हाट्स योर 12%, तब आपको रियलाइज होता है कि अरे मैंने थोड़ा और स्टडी किया होता, किसी ने मुझे ये गाइड किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं वहाँ होता। अभी टाइम है ना आपके पास, अभी ये सोच सकते हो। सो यू यूटिलाइज योर टाइम इन योर स्टडी एंड योर बोर्ड पेपर। समझ में आ रहा है? ये बोर्ड का मैंने जो टाइम शेड्यूल बताया है आपको समझ में आया? ठीक है, इसमें टाइम शेड्यूल में मैंने बताया है कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया, राइट, लिख के रखो, आपको नहीं आया तो भी आप लास्ट 10 मिनट्स में आपको आंसर लिखना है, बट इमीडिएटली स्टार्ट दी क्वेश्चन नंबर 7, चलता है बोर्ड में अलाउड है।
बिकॉज आई नो व्हाट इट इज, मुझे पता है वो रूल है कि आपको ऐसा लगेगा मैम फर्स्ट के बाद डायरेक्ट 7 कैसे स्टार्ट करते कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 and 6 you start first one because so many marks in there ना, 8 मार्क्स में इसमें आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6, यहाँ आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलता है। एंड लास्ट ईयर स्टूडेंट पता है कितने सारे स्टूडेंट को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिला। इन आवर सब्जेक्ट स्टूडेंट गॉट इट आउट ऑफ मार्क्स ओनली अकाउंट्स, तो आपको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, और आप क्लेवर स्टूडेंट्स। सिर्फ किसकी जरूरत है, थोड़ा सा उसको स्टडी करने की, उसको टाइम को यूटिलाइज करने की, थोड़ा सा पुशअप करने की, और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको बाजू में रखने की, उसको भी आप इतना पकड़ के रखो, इसलिए स्टडी नहीं हो रहा है, कॉलेज में भी नहीं आ रहे हो, पेपर लेने भी नहीं आए हो, तो यानी इतना आप उसमें इन्वॉल्व हुए, उसको थोड़ा सा बाजू में रखो और फिर आज स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करो, तो 100% मार्क्स सबको मिलेगा। और आपके ना घर में जब टाइम शेड्यूल करेंगे उसके ऊपर लिखो 100% मार्क्स, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको पॉजिटिविटी आ जाएगा कि मुझे 100% अकाउंट में मार्क्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट में, और मिलेगा 100% मिलेगा। ठीक है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक स्टूडेंट को मार्क्स मिला था लेस देन 90%, उसको फॉरेन में थोड़ी कभी इसके लिए उसको सिलेक्शन हुआ था, बट परसेंटेज कम होने की वजह से उसको नहीं जाना हुआ। फिर उसने क्या किया, फिर से उसको एग्जाम को री एग्जाम में किया, फिर जो अपने जुलाई अक्टूबर में एग्जाम होता है ना, फिर से उन्हें फिर से एग्जाम दिया, तो उससे क्या हुआ, उसको मोर देन 90% मार्क मिला और वो फॉरेन में भी गई। लास्ट ईयर की बात है स्टूडेंट की। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर ये पहले ही उसने यूटिलाइज किया होता टाइम में या स्टडी में, तो उसके पूरा साल भी बच जाता था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की और वो गए। तो अभी भी आपके पास टाइम है, मुझे ये कहना है, सो यू यूटिलाइज योर टाइम। इसका पिक निकाला और अपने राइटर। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1। मैं भी 1 बाय 1 एक क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, क्या उसमें से इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो भी व्हाटएवर यू आर गिवन क्वेश्चन, यहाँ पर क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहले फर्स्ट रीड केयरफुली योर क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है डू यू एग्री या ट्रू एंड फॉल्स, देखो अभी हमेशा ये मिस्टेक होता है, आपको क्वेश्चन दिया है डू यू एग्री और आप क्या लिख रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स, मार्क्स पे। समझ में आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिल इन द ब्लैंक्स में डोंट राइट ओनली द आंसर, रीराइट द स्टेटमेंट एंड अंडरलाइन दैट आंसर, सो फोकस इन दैट आंसर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, आप फोकस करो, आप इतना अच्छी तरह से पेपर लिखो, यू नो फ्रेंड, कि थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छा हैंडलिंग करना ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी आपको इतना अच्छी तरह से पेपर लिखना है, प्रेजेंटेशन देना है कि कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स कट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको 101% देना जरूरी है। एंड टॉपर स्टूडेंट के पेपर में ईच एंड एवरी पॉइंट्स चेक होता है, रिमेंबर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स मैंने बताया है। फर्स्ट रीड केयरफुली व्हिच क्वेश्चन यू आर गिवन, एग्री डिसएग्री या फिर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आया तो एक रीजन ही लिखना है, ये याद रखो। मोस्टली एग्री डिसएग्री अगर आया तो डोंट राइट द रीजन। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन रीड करना है, उसको अंडरलाइन करना है। और यहाँ पर सबसे बड़ी एंड इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है, ए बी सी एंड डी का सीक्वेंस को खिलाना नहीं है। क्वेश्चन में बता रहे, समझ में आ रहा है। बच्चे क्या करते हैं, ए को स्टार्टिंग में लिखते हैं, बी को बीच में लिखते हैं, थर्ड को लास्ट में लिखते हैं, सी को, एंड डी को एकदम कहीं तो भी। ये सब कभी नहीं करना है। आप क्या करो, एक पेज पर एक ही क्वेश्चन सॉल्व करो, मींस ए को एक को ही लिखना है, बी को सेकंड पेज। बहुत सारे सप्लीमेंट्स है आपके आंसर शीट में, मोर देन 28 या 32 रहते हैं, बाद में उसको लाइन करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। फर्स्ट 4 पेज फॉर ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। नहीं तो ए लिखा जाए तो आंसर इन 1 वर्ड तो है, आधा पेज खाली, चलो मैं वहीं पर प्लीज स्टार्ट करती, ये गलत बात है। पेपर को अच्छी तरह से प्रेजेंट करो, हैंडराइटिंग अच्छा निकालो,
तो इसका इफेक्ट आपके मार्क्स पर होता है। ए अगर स्टार्ट किया तो उसके 1 2 3 लिखा तो 4 5 पीछे नहीं लिखना है, इतना याद रखो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोली कि ABCD या ऑब्जेक्टिव का सीक्वेंस में चेंज नहीं करना है। डोंट चेंज द ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में पता चला क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज आल्सो द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम related to the admission and retirement। यहाँ पर क्या याद रखना है मैं बताती हूँ आपको। This is for the marks is 10, all of you know, ठीक है? आपको अगर एडमिशन थोड़ा सा टफ जा रहा है कंपेयर टू रिटायरमेंट, तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे ऐसा कहना है कि you focus only that chapter। आपको पता है ना ये क्वेश्चन को एक और है, so here also you utilize your time। बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसको टाइम कितना देना है? ओनली 20 मिनट्स। पहले रीड करो, फर्स्ट यू रीड योर क्वेश्चन, इन व्हिच क्वेश्चन इज वेरी इजी यू कैन सॉल्व। हाफ सॉल्व किया फिर पता चला रही मुझे नहीं जम रहा है, उसको कट करते फिर दूसरा स्टार्ट करते। उससे क्या होता है, माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। पहले 5 मिनट्स गया तो चलेगा, फिर बाद में वाला जो हाफ एन आवर जाता है वो नहीं जाना चाहिए। ये सबसे बात याद रखो। और इसमें और एक बात इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रीड केयरफुली इन योर क्वेश्चन बिकॉज़ ऑफ इन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जर्नल एंट्री आल्सो। अभी के एग्जाम में, टर्मिनल एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया था पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। सभी बच्चों ने क्या किया, लेजर ड्रॉ करके रखा। कितने मार्क्स मिला? 0 मार्क्स। क्वेश्चन ये भी नहीं किया है, जर्नल एंट्री पूछा आपका ईच एंड एवरी अकाउंट इज करेक्ट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डिसॉल्यूशन में मोस्टली ये बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम आया है। डिसॉल्यूशन रिमेंबर टर्मिनल एग्जाम पेपर याद आ रहा है? सभी बच्चों ने लेजर को ड्रॉ किया है। अगर आपको पूछा है यू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सो डोंट राइट द जर्नल एंट्री। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बट अगर जर्नल एंट्री पूछा है तो एज अ वर्किंग नोट रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट इज करेक्ट, जस्ट उसको वर्किंग नोट के हिसाब से दिखाना है। बट रिमेंबर हियर आल्सो वर्किंग नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी कैलकुलेट कर रहे हो वही पर दिखाना है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, so many students has gotten 80 out of 80 marks। When I moderate that paper, I deduct that amount of students 2-3 marks को deduct किया। क्यों किया होगा? Yes, पेपर में और अकाउंटिंग पेपर कैलकुलेशन with total plus minus dividation is very important। कहीं तो भी करते हैं कि ऑटोमेटिकली हम टोटल लिखते हैं, जीपी फाइंड करते हैं, एनपी फाइंड करते हैं, तो उसको कहीं तो भी शो करते हैं ना। वो कहीं पर भी नहीं था, उससे क्या मीनिंग हो जाएगा? कॉपी। दिस इज द कॉपी पेपर। सो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो पेपर नीट क्लीन एंड परफेक्ट था। दो रीजन हो सकता है, एक तो पेपर कॉपी है या सेकंड वन आपको आदत क्या है, मैंने खुद देखा है सुपरविजन के बाद आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर टोटलिंग करते हो। देखो ये बहुत बड़ी बात है, देखा जाए तो छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर कभी भी प्लस माइनस टोटलिंग नहीं करना है। यू शो इन योर आंसर शीट लास्ट वन बैक साइड रफ वन आपको दिखाना तो जरूरी है ना। जो भी आपने टोटल, अगर नहीं कुछ भी हुआ तो क्या पता चलेगा कि दिस इज अ कॉपी पेपर, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मार्क्स प्लेस हो जाएंगे। सो रिमेंबर दिस पॉइंट आल्सो, ठीक है। कैलकुलेशन क्वेश्चन के ऊपर कुछ भी नहीं करना है, जो भी whatever you ask the question, for example in here in this chapter which point is important, yes tell me, कौन सा कैलकुलेशन आता है, yes tell me, yes goodwill, okay, ratios 2
ratios all of you know? Which one? Sacrifice and yes. What's the formula of the sacrifice ratio? Old ratio minus new ratio. But why we find out the new ratio? New ratio क्यों find out किया जाता है और कैसे? What's the formula? Yes, tell me. New ratio. New ratio का formula बताओ. अब क्यों find out किया जाता है? This is very important ratio in this question. Both the question. देखो, this question is important for your objective type question also. आपको कुछ एक अगर क्वेश्चन दिया जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में रिटायरमेंट या व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो, व्हाट इज बेनिफिट रेशियो या व्हाट इज न्यू रेशियो, उसका डेफिनेशन लिखना है, उसमें फॉर्मूला नहीं लिखना है. कभी कभी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आपको फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करना है. इज इट क्लियर नाउ? तो व्हाट्स द न्यू रेशियो, व्हाट्स द फॉर्मूला? यस टेल मी. Yes. Old ratio? Yes. Here it is. Step is very important. First you find out the balance of ₹1. वो balance of ₹1 को find out करेंगे तो ही हम क्या करेंगे? New ratio को find out किया जाता है. समझ में आ रहा है? लेकिन balance of ₹1 multiplied by which ratio? इसका ratio आएगा जो new partner है उसका. Is it clear now? ये किस लिए किया जाता है? Why we find out this ratio? क्यों किया जाता है? ये किस लिए यूज होगा? In which adjustment? Yes. Yes. Capital. Okay. और गुडविल के दो टाइप्स है. जनरल के न्यू रेशियो. जनरल को ओल्ड रेशियो से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना. जनरल रिजर्व. Yes. गुडविल के टू टाइप्स है और फिर ना गुडविल रेज एंड राइट ऑफ होता है ना. गुडविल के दो एडजस्टमेंट आते हैं ना. when if you are given a goodwill write off, remember this one also, that goodwill also transfer to new partner, but raise नहीं देते हम new partners को. no. so in that time which ratio we will follow? old ratio या sacrifice ratio, right? बट न्यू रेशियो अगर राइट ऑफ करना है तो उसको निकालना है, फिर तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है. रिमेंबर दिस वन गुडविल के लिए स्पेशली एंड कैपिटल आल्सो. सो इज इट क्लियर नाउ? सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें समझ में आया? यहाँ पर सबसे ज्यादा बात क्या याद रखनी है? 2 पॉइंट्स. जर्नल एंट्री आ सकता है and next important thing is working notes. Working note also be required to give on support your answer. आप बोलेंगे कि वर्किंग नोट कहाँ शो करना है? बैक साइड? नहीं. देखो, आप रिवॉल्यूशन अकाउंट ओपन किया, हाफ पेज आपका रिमेनिंग है, राइट? पूरा पेज तो लगता है क्या? नहीं लगता. तो यू यूटिलाइज दैट पेज आल्सो. वहां पर लिखो वर्किंग नोट. जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, हाफ पेज जितना रिमेनिंग है उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हो. बट डोंट कैलकुलेट या डोंट मिस प्लस माइनस. जो भी करना है वो लास्ट में करना है, वहां पर शो नहीं करना है. समझ में आ रहा है? दो टाइप्स मैंने बताया है. प्लस माइनस डिवाइडेशन जो करना है वो लास्ट पेज में रफ वर्क में करना है. वर्किंग नोट शो इन दैट क्वेश्चन. रिमेंबर, वर्किंग नोट नहीं किया तो भी मार्क्स लेस हो जाता है और वर्किंग नोट इज कंपल्सरी. और एक बात बता दें, इफ यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हो? जनरली माइंड में हमेशा क्या रहता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट. जो क्वेश्चन पूछा है वही अकाउंट ओपन करो. आपको पता है कि रिवैल्यूएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फर्क है? नहीं. उन्होंने शो किया है ना, उन्होंने बताया है ना, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सो डोंट प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. यहाँ पर वही अकाउंट का नाम आना चाहिए. अगर रिवैल्यूएशन पूछा तो रिवैल्यूएशन लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पूछा तो वही लिखो. और एक बात याद रखो, इफ योर पेपर इज अ टॉपर स्टूडेंट पेपर, check
each and every points. Which one? When you start the ledger, what's the first step? सबसे पहले in the books of, right? Second one? Second one? Yes, journal entries. अगर पूछा है तो for the year end. Then after journal entry का फॉर्मेट. यहाँ पर एक मिस्टेक होता है. कौन सा वाला? कौन बताएगा? कितने कॉलम्स हैं जर्नल एंट्री में? फर्स्ट वन date, particulars, yes. Alef column is also very important. Third one, fourth one, डेबिट अमाउंट देखो यहाँ पर मिस्टेक होता है. Listen here. Debit amount in a bracket rupees, because all is not the paisas. Is all is the rupees is very important. You write that symbol of the rupees. all of you know. रुपीस का सिंबल लिखना जरूरी है इन अ ब्रैकेट. अब अमाउंट को पूरा नहीं लिखा तो भी चलेगा, एमटी लिखा तो भी चलेगा, बट इन अ ब्रैकेट रुपीस इज अ कंपलसरी. क्योंकि बोर्ड पेपर में जो मार्क्स कट आउट होता है, मैंने बताया 80 वाले पेपर्स को हम 79 78 तक क्यों लाते हैं? बिकॉज ऑफ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखा जाए तो छोटी बात है, बट देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है. अपने लिए हाफ मार्क्स भी बहुत होते हैं कि नहीं? अपने को माइंड में क्या सेट है कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिलना ही है, यहाँ 20 मिलना है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स. ये माइंड में सेट है ना? तो ये बातें छोटी-छोटी है लेकिन फॉलो करो. इज इट क्लियर ना? बट जर्नल एंट्री आपको कितने मार्क्स के लिए पता है बोर्ड में? एडमिशन के लिए अगर जर्नल एंट्री आया तो 10 मार्क्स, रिटायरमेंट के लिए भी आया तो 10 मार्क्स. डिसॉल्यूशन में भी लेजर की जगह, रियलाइजेशन अकाउंट की जगह आपको अगर जर्नल एंट्री आया तो फॉर 8 मार्क्स. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी, वहां पर एंट्री आता है दैट इज कंपनी अकाउंट फॉर कितने हुए? कितना हुआ? बहुत है ना? जर्नल एंट्री का प्रैक्टिस करो. मैंने देखा है पेपर चेकिंग के वक्त आपके मार्क्स वहीं पर जाता है. क्यों जर्नल एंट्री में मार्क्स जाता है पता है? यू हैव नॉट फॉलो द रूल्स. ये डेबिट पे क्यों जाता है या क्रेडिट पे क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ हियर इट इज यू फॉलो द 3 रूल्स. 3 रूल्स मींस कौन सा वाला? फर्स्ट वन रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल. अगर डेबिट फॉर कम से भी आने वाला है तो व्हाई यू राइट द क्रेडिट फॉर गोज अप? डेबिट फॉर कम से मींस कैश अपने पास आई है तो आप कैश को क्रेडिट किया तो गलत हुआ कि नहीं? इसीलिए यू फॉलो द रूल्स. ये कौन सा अकाउंट है? फर्स्ट यू फाइंड आउट. मोस्टली कहां मिस्टेक होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में. जब आप एंट्री करते हो ना, वहां पर ट्रांजैक्शन दिया जाता है, आपको सेंटेंस दिया जाता है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है व्हिच ट्रांजैक्शन यू हैव ट्रांसफर टू द डेबिट या क्रेडिट. समझ में आ रहा है? तो ज्यादा से ज्यादा जर्नल एंट्री का प्रैक्टिस करो, क्योंकि लेजर तो आपको बनाना ही है एज अ वर्किंग नोट. आपका लेजर का प्रैक्टिस बहुत हुआ है, सिर्फ जर्नल एंट्री में आपके मार्क्स जाता है. अगर माइंड सेट है कि मुझे आउट ऑफ 10 मार्क्स चाहिए तो यू फॉलो द रूल्स रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल. सो इज इट क्लियर नाउ? क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज डिसॉल्यूशन और उसको और क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पर 2-3 बातें मैंने आपको बताई लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे सेकेंड क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं हम लोग? रिवॉल्यूशन. यहाँ इससे क्या होता है पता है? रिवॉल्यूशन, रियलाइजेशन. देखा जाए तो ऐसा लगता है सेम टू सेम है, बट हियर इट इज इन व्हिच अकाउंट इज इंपॉर्टेंट? Realization. Don't write here revaluation account. Realization account is must. ठीक है? अगर mostly डिसॉल्यूशन में भी जर्नल एंट्रीज आता है. आपके अभी के पेपर मैंने चेक किया, क्या मिस्टेक होता है पता है? What's the first journal entry? Realization account की फर्स्ट एंट्री क्या होती है? Yes.
Realization account debited to all assets. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल एसेट्स, यस वेरी गुड। इसको आपको ना 1 मार्क्स है। आप क्या करते हो पता है, ऑल एसेट्स ये मेंशन करते हो। डोंट राइट ऑल एसेट्स, यू मेंशन ईच एंड एवरी एसेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जो भी आपको एसेट्स को रियलाइज करना है वो एसेट्स का नाम लिखना जरूरी है। अगर हमने एसेट्स को सोल्व किया तो बैंक अकाउंट ही आना चाहिए। डोंट राइट दैट अकाउंट्स मींस मशीनरी अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट। जो मिस्टेक अभी के एग्जाम में हुआ है, लिसन हियर बॉयज, लास्ट वन, मैंने बोला है अपने बेस्ट फ्रेंड को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो। यू कॉन्सेंट्रेट यूर स्टडी। देखा जाए तो टाइम नहीं है अपने पास, क्यों मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हो? पीछे गर्ल्स क्या चल रहा है? अरे ये जो गेस्ट लेक्चर है सिर्फ आपके लिए है। कुछ तो अभी आते समय ब्लैंक पे अभी कुछ तो लेकर जाएंगे ना, है कि नहीं? कुछ तो बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? तो उसका बेनिफिट यूटिलाइज करो ना। लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप पेपर सॉल्व करो, बोर्ड के पेपर सॉल्व करो, हमसे चेक करवा लो, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। और अभी का जो प्रीलिम का पेपर है ना, जस्ट लाइक योर बोर्ड पेपर है। सेम पैटर्न जो मैंने अभी बताया ना, सेम पैटर्न इन योर प्रीलिम एग्जाम आल्सो। सेम क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन आने वाला है, सेम प्रीलिम में भी है। सो वहां पर भी आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। जस्ट लाइक योर बोर्ड पेपर समझ के अगर आपने सॉल्व किया तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि अरे मुझे इतना टाइम लग रहा है, 20 मिनट देना था, अभी मुझे 40 मिनट्स लगा। उससे क्या हो जाएगा, तो पेपर प्रॉपर्ली लिखा प्रीलिम का तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा इन योर बोर्ड एग्जाम आल्सो। समझ में आ रहा है? अभी जो क्वेश्चन चल रहा है, which क्वेश्चन कौन सा वाला है? उसको कौन सा और है? Bills of exchange. These topic is most and most weightage into that topic. All of you know. In everyday exam, then after I explain you, there also the important question number 2 for 5 marks, bills of exchange format. For 5 marks. This is the for 10 marks. कितना हुआ? 10 plus 5 plus 3 marks for the objective type question. इस कितना सबसे ज्यादा वेटेज है वैसे देखा जाएगा ये चैप्टर को 15 plus 3 is 18 marks for the bills of exchange. लेकिन मेरा ये कहना है कि bills of exchange में आपको क्या बातें याद रखनी है? देखो फॉर्मेट आपके हाथ में इतना इजी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके हाथ के मार्क्स है 5 मार्क्स। देखो बोर्ड एग्जाम में जो बातें क्वेश्चन नहीं आने वाला है ये दिस इज योर क्वेश्चन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बोर्ड में नहीं आता है, वो सिर्फ एबीपी में ही आता है। अगर आपको पूरे 5 मार्क्स चाहिए तो फॉर्मेट को जरा थोड़ा सा रिकॉल करो तो राइट हैंड साइड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हियर राइट हैंड साइड Draw its name. यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट सामने रखो, आपको 5 मार्क्स कैसे मिलेगा? जॉबर नेम, Date. address, date. You got it the 1 marks. Second one, stamp, amount. You got it the 1 marks. Next one, format. Format. यहाँ पर 2 पॉइंट्स याद रखना है। Remember here, if you are given 90 days, सुनो पॉइंट्स, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या दिया है? 90 डेज। आपको यहाँ पर फिगर नहीं लिखना है, इन वर्ड्स। रिमेंबर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो भी आपको फिगर लिखना है वो आपको अमाउंट में लिखना है एंड फॉर्मेट में इन वर्ड्स भी लिखना है। तो व्हाट यू रिमेंबर हियर, 90 दिया है 19, यहाँ मिस्टेक होता है। दोनों में क्या है? प्रोनाउंस क्या लग रहा है? 90 या 90 है ना? फर्क है ना स्पेलिंग में। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग ही क्या है? 90 days after pay to me or my order. So here
here also first read carefully that question. If you are given a pay's name, तो pay to me और my order आएगा, तो किसका नाम आएगा? Pay to Mr. X, जो भी whatever you are given the name, उसको pay करना है. अगर ladies है, तो वहाँ his आएगा? नहीं. ये भी देखो बात छोटी है. Pay to Mr. X और his order, लेकिन Mr. X या Mrs. X, तो बाहर हो जाएगा वहाँ पर. Pay to Mr. X, Mrs. X और her order. मेरा अगर यहाँ his लिखा तो भी मार्क्स है. अगर पूरे 5 मार्क्स चाहिए तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना है. जैसे ही हमने यहाँ पर स्टार्टिंग ड्रॉवर नेम लिखा, यहाँ ड्रॉवी का नेम लिखेंगे, राइट? ड्रॉवर का नेम के जहाँ जैसे ही फॉर्मेट खत्म हो जाएगा, देन आफ्टर साइन दैट विच पर्सन. फॉर्मेट के बाद इमीडिएटली फॉर्मेट के बाद ड्रॉवर साइन, उसको हाफ मार्क्स है. रिमेंबर, ड्रॉवी का साइन सबसे लास्ट में आता है. उससे पहले ड्रॉवर का नेम के बाद इमीडिएटली ड्रॉवी का साइन. आपका नाम खुद का नहीं लिखना है, खुद का नाम नहीं लिखना है क्वींस ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में. और क्वींस ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में हमेशा याद रखो, प्रॉपरली यू ड्रॉ द फॉर्मेट. उसको अच्छी तरह से स्पेल करो. स्टार्टिंग ही सेंटर में क्वींस ऑफ एक्सचेंज का नाम आना जरूरी है, इन द सेंटर. समझ में आ रहा है? क्वींस ऑफ एक्सचेंज. यहाँ पर मिस्टेक क्या होता है? लिसन हियर. If you have given a 2 amounts and 2 dates, boys and girls, listen carefully. Girls, mobile is important. Last one. See here. If you have given a 2 amounts and 2 dates, which dates first you write down? Which date? Bill date. And last one, accepted date. बिल को जब एक्सेप्ट करेंगे तो बोथ आर द डेट इज डिफरेंट. पता है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आफ्टर 3 डेज के बाद क्या किया जाता है? ड्यू डेट. पता है ना? और एक बात बताती हूँ, जैसे डेट इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही आपको these chapters इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता है 101%. वहां पर fill the blanks या true and false के लिए काम आएगा. आपको दिया है कि फॉर एग्जाम्पल ईयर. हो गया पॉइंट्स. आपको पता है कि 2 डेज यानी कि रिपब्लिक डे रहता है. which one? 26 जनवरी and 15 अगस्त. अगर आपको प्रॉब्लम में वो डेट काउंटिंग में आ रहा है 26 जनवरी या 15 अगस्त, अगर वो डेट आफ्टर 3 डेज के बाद आया, so which date we have right there? Before the date. और एक बात मीन्स 25 जनवरी या 14 अगस्त. रिमेंबर, ये 1 मार्क्स के लिए 101% एक क्वेश्चन आता है. और एक बात, दिसंबर के बाद क्या होता है? चेंज हो जाता है. बहुत बार क्या होता है, बच्चे 1 जनवरी लिखते हैं बट ईयर सेम टू सेम कंटिन्यू करते हैं. समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो जाता है. तो रिमेंबर डेट आल्सो 15 अगस्त एंड 26 जनवरी. इन और पीस ऑफ एक्सचेंज में इन जैसे मैंने बताया कि 2 डेज इज इंपॉर्टेंट. अमाउंट इज आल्सो यू आर गिवन. सबसे पहले बिल वाला जो डेट है हम उसको कहाँ लिखेंगे? स्टैम्प के बाजू में. स्टैम्प के बाद एक स्पेल कर देना. वो बताया ना पीस ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट. जब भी हम अमाउंट को जो एक्सेप्टेड है वो एक्सेप्टेड को इन्वर्टेड कॉमा करके उसके बाद लिखना जरूरी है. अगर 2 अमाउंट्स दिया है, इसलिए ना, और एक्सेप्टेड को इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिखना है या फिर उसको लाइन क्यों करना है? बताओ. आपने बुक्स में देखा होगा उसको लाइन किया है या फिर इन्वर्टेड कॉमा डाला है. बाय यस चेक नाही एक्सेप्टेडला कोणी चेंज नाही. अमाउंटला मात्र चेंज करण्यासाठी येस हा
पॉइंट्स ना मी दुसऱ्या वेळी सांगते. अमाउंट लिहिताना नेहमी त्याला क्रॉस करा. सो एनीबडी नॉट चेंज द अमाउंट. अमाउंट के लिए सही है, जैसे हम चेक लिखते हैं, बट एक्सेप्टेड को एक स्टैम्प लगाते हैं. बिल कौन बनाता है? हु इज द हु मेड द बिल? ड्रॉवर. एंड हु एक्सेप्ट द बिल? ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार. हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी. ओके, यहाँ पर हु एंड हु ये 2 पॉइंट्स याद रखना है. हु ड्रॉ द बिल एंड टू हु म्हणजे ज्याच्या नावाने बिल तयार केलं तो ड्रॉवी असतो. जेव्हा तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता तेव्हा ड्रॉवरच्या बुक्स मध्ये एंट्री करून ड्रॉवीचं अकाउंट ओपन करायला येतं 109%. 3 marks for that ledger and 7 marks for the journal entries. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पर मिस्टेक क्या होता है कि किसके बुक्स में अकाउंट में एंट्री करना है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस टेल मी, हु इज द ड्रॉवर, हु इज द ड्रॉवी, कैसे फाइंड आउट करते हैं आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो? यस, जो परचेस करतो तो ड्रॉवी असतो. बरं, हा शब्दच नाही दिला तर परचेस सेल्स दिलाच नाहीये तर. आणि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में काय असतं? तुम्हाला काय एक एक सेंटेन्स नाही देत, तुम्हाला एक पारा देतात, राईट? त्या पारामधून तुम्हाला काय करायचंय? फाइंड आउट करायचंय. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, व्हेन यू रीड युअर क्वेश्चन, फुल स्टॉप, कॉमा रीड करते समय उसका मीनिंग गलत हो जाता है, अलग अलग हो जाता है. फुल स्टॉप की जगह रुको, फिर दूसरा मीनिंग पकड़ लो, फिर एंट्री करो. यही पर मिस्टेक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमेशा एंट्री करते समय. ओके, तो फिर जिसके नाम पर बिल ड्रॉ किया है ये प्रॉपर्ली दिया जाता है, या फिर परचेस एंड सेल्स, ये दोनों में पॉइंट्स याद रखना है. लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपके माइंड में मुझे डिजोल्यूशन सबसे अच्छा लग रहा है, सो व्हाई यू वेस्टेज योर टाइम? सही बात है. क्यों मेरे माइंड को मैं खराब करूं कि मुझे पता ही नहीं कि ड्रॉवर के बुक्स के एंट्री आएगा, ड्रॉवी का आएगा, फिर इतने से सेंटेंस में से कैसे फाइंड आउट करूं? अगर फॉर्थ की चल का कौन सा भी एंट्री अलग अलग हो सकता है, उसमें बिल को ड्रॉ किया कि नहीं किया है या फिर कुछ हुआ है. तो इस पे टाइम यूटिलाइज करो, घर में प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो. दैट्स बेटर फॉर यू. उसमें आपका क्या हो जाएगा? टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और स्कोर भी बढ़ जाएगा. दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है. समझ में आ रहा है? इसके लिए क्या जरूरी है पता है? घर में पहले प्रैक्टिस करो. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट इट्स अ कंपलसरी, वो तो एबीटी के लिए आने वाला है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. बाकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको स्किप करो. और एक बात मुझे बताओ कि डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना है तो कितने अकाउंट्स अपन ड्रॉ करते हैं? फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, यहाँ पर बैलेंस शीट ड्रॉ करना है. रिमेंबर, बहुत सारे स्टूडेंट बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं. बैलेंस शीट आएगा? क्यों नहीं आएगा? Because of that form is dissolved. Close that all the business formality. तो ये कैसे आएगा? और एक बात बताओ, मैं वो रह गया. एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, लिसन हियर बॉयज, एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बैलेंस शीट में कौन सा पॉइंट याद रखना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से मार्क्स जाता है. पॉइंट्स, मेन पॉइंट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है व्हेन यू स्टार्ट योर बैलेंस शीट या एनी अकाउंट्स. बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, उसके बाद यस, here it is. Remember student, date is very important. हमेशा बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? 31st मार्च. बट एडमिशन में कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है? 1st April. Because that balance sheet is the new form balance sheet. समझ में आ रहा है? यहाँ पर 31st मार्च लिखा तो आपके मार्क्स गया. Automatically is that marks. यहाँ पर एक बात याद रखना है.
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? और डिसोलेशन में बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, देयर इज इम्पोर्टेंट कैश और बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, देन नेक्स्ट वन, इज इट क्लियर नाउ? क्वेश्चन नंबर 3, दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर 10 मार्क्स। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री यहाँ पर नरेशन इज रिक्वायर्ड। Each and every question, working note is also very important. Okay? And yes. हाँ. बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर्मॅट आपण काढतो 5 मार्क. Yes. ते आतमधलं कंटेंट पेनने होईल, पण त्याचं जे आउटलाईन होईल ते पेन्सिलने करायचं. नाही पेन्सिलने करा ना आणि डबल अंडरलाईन करा. जर तुम्ही बिल्स ऑफ एक्सचेंजचा फॉर्मॅट जेव्हा ड्रॉ करताना त्याला डबल लाईन केली ना पेन्सिलने ना थोडंसं डार्क करा. डार्क म्हणजे नंतर करा, कारण कधी कधी काय होतं लिहिताना आपल्याला फॉर्मॅट अजून थोडा इन्क्रीज करायचा असतो. सो पेज पे पेन्सिल आणि बीच वाला जो है पेन्सिल. डोंट यूज द रेड पेन. स्टॅम्प पेन्सिल. यस, स्टॅम्प सुद्धा ना सगळ्यात पहिले अमाउंट लिहून ठेवा स्टॅम्प वर या देन यू ड्रॉ दैट स्क्वायर. उससे क्या हो जाएगा पता है? आप स्टैम्प का नाम लिख के वो ये बाहर जाता है, इतना छोटा होता है. सो बेटर है पहले स्टैम्प लिखो फिर उसको ड्रॉ करो, तो एकदम परफेक्ट आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट आ जाता है. अमाउंट हो तो ही वैसा ही सेम फॉर्मेट करो, ठीक है, बट उसको ड्रॉ करना जरूरी है क्योंकि क्या है वो एक फॉर्मेट है, राइट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक फॉर्मेट है, इसलिए वो पेंसिल से ड्रॉ करो. नेक्स्ट वन इज जो मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 4. यहाँ पर ना 2 क्वेश्चंस आपको दिया है. फर्स्ट वन है इशू ऑफ शेयर्स एंड सेकंड वन है कि कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. सो आई सजेस्ट यू इन विच टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखा जाए तो दोनों भी इजी है, देखा जाए तो कंप्यूटर अकाउंटिंग इज ओनली फॉर थ्योरी क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन ओनली थ्योरी, बाकी अदर देन ऑल इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ऑल ऑफ यू नो. तो मुझे ये कहना है कि इशू ऑफ शेयर्स की जगह पर आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है या कौन सा क्वेश्चन आप लिख सकते हो कंप्यूटर में. अगर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में इकडे या ना जरा पुढे या ना टाळे वाजवणार आहे, जरा इथे बसा ना, जरा मला जास्त छान वाटेल. चला या पुढे या, चला या, कारण तुमचं लक्ष मोबाईल मध्ये आहे. तुम्हाला वाटतंय ना माझं हे सेशन पूर्ण व्हावं किंवा नसेल करायचं बाहेर गेलं तरी चालेल. ज्यांना फायदा करायचा तो करून घेतील. समझ में आ रहा है? वैसे भी आपको टाइम पास के लिए आ रहे हैं मुझे पता है, आप क्यों क्लैप करें ये भी पता है. नहीं कर रहे तो आप अभी बाहर जा सकते हो. समझ में आ रहा है? ये टाइम पास लग रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? अच्छा लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो उसका बेनिफिट 100% आपको हो जाएगा. मुझे ये कहना है कि एक-एक क्वेश्चन में आपकी जो मिस्टेक्स होता है वो नहीं होना चाहिए. इशू ऑफ शेयर्स में आपको मैंने बताया कि डिबेंचर्स है ही नहीं. इशू ऑफ शेयर्स यहाँ पर मिस्टेक क्या होता है? लास्ट ईयर की मैं बात बता रही हूँ, व्हेन आई चेक द बोर्ड पेपर. सो इन दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ओनली जर्नल एंट्री, नथिंग एनी लेजर. यहाँ पर लेजर नहीं है. जर्नल एंट्री में क्या मिस्टेक्स होता है? जब भी आपको क्वेश्चन दिया है कि फॉर एग्जांपल 1000 शेयर्स को क्या किया है? इशू किया है एंड 1 शेयर्स प्राइस इज 100 रुपीस. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 1000 शेयर्स को इशू किया एंड ईच शेयर्स प्राइस इज 100. सो व्हाट्स द अमाउंट? 10,000. 10,000 कितना? 10,000. 1000 शेयर्स इशू किया एंड 1 शेयर्स प्राइस इज 100. कितना हुआ? 1 लाख. लिसन, मिस्टेक क्या हुआ है? लास्ट ईयर की बात बता रहे हो. 1 लाख की जगह लिखते समय हाउ टू राइट द अमाउंट? व्हाट इज द फार्मूला या व्हाट इज द फॉर्मेट? अमाउंट लिखते समय क्या मिस्टेक होता है? कॉमा अगर नहीं दिया तो 1 लाख का 10 लाख बनने में टाइम नहीं लगेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा और वो जीरो की वजह से पूरा प्रॉब्लम को आपको 0 मार्क्स मिलेगा. आपको 0 चाहिए कि पूरे मार्क्स चाहिए? तो इसीलिए आपको जनरल एंट्री आता है. सुनो, लिसन, each and every entry is correct but amount is wrong, so you got it the 0 marks. Your
correct but journal entry is wrong, you got it the 0 marks. तो यहाँ पर दोनों भी करेक्ट आना जरूरी है. कॉमा अगर नहीं किया तो एक 0 मिसिंग भी हो जाता है. जैसे आपने 10,000 बोला, एक 10,000 की वजह से क्या हुआ, 1 लाख चाहिए था, तो एक 0 मिसिंग की वजह से क्या हुआ, एंट्री करेक्ट आया आपका तो भी मार्क्स गए. समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि फॉरफीचर की एंट्री है क्या, कौन सी एरियर्स है क्या, अगर वो शेयर्स को अलाउ किया है तो कितना किया है, उसमें से कुछ शेयर्स को बैंक में डालना है या शेयर कैपिटल में डालना है, इसका प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा. सही बात है. लेकिन मेरा ये कहना है यू फोकस इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरेटिकल. आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, यू प्रेजेंट योर आंसर. उसमें से कौन से वाले क्वेश्चन मोस्टली आता है तो पता है? मेरे शायद आपको शो किया है क्या? हाँ ये देखो, डिफरेंसेस बिटवीन. बहुत बार ये क्वेश्चन आया है. फीचर्स इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर इन अकाउंट ऐसे ज्यादातर कंपेयर किया जाता है, मींस डिस्टिंग्विश आता है. और कीज है, देखो कंप्यूटर के चैप्टर में कीज दिया है, बहुत सारे कीज है. कीज फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ पर कि अल्ट्रा प्लस डी, टैली, एफसीकी, ये ना आपको 2 मार्क्स के लिए आने वाले हैं फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. आपको अगर कीज का प्रैक्टिस किया ना तो ये ऑब्जेक्टिव ये चैप्टर्स के 8+2 10 मार्क्स आपके हाथ के हैं. अगर देखा जाए तो मेरा ये कहना है कि ये क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की बजाय सिर्फ फोकस ऑन दैट क्वेश्चन. अगर आपको अच्छा लग रहा है, मुझे तेरी अच्छा लिख सकते हो तो आप ये करो, अगर नहीं तो अदर देन आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व. बट दोनों में टाइम वेस्ट मत करो. आई बात समझ में? अगर आपने डिस्टिंग्विश किया तो आपका शॉर्ट नोट का भी प्रैक्टिस हो जाता है, अदर देन सब्जेक्ट में भी बहुत सारे पॉइंट्स उसमें क्लियर हो जाता है. सही बात है कि नहीं? तो ये कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का डिस्टिंग्विश अच्छी तरह से करके रखो. वो 100% आपको प्री में भी आ सकता है या मे बी इन योर बोर्ड एग्जाम आल्सो. ठीक है? यस. नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, विच वन, डेट ऑफ पार्टनर वाला, उसको सॉल्व करो. वो सॉल्व करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, आई टेल यू. इन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर वर्किंग नोट. Which working note? And that working note you got in the 6 marks. Yeah, 5 marks and 3 marks for the ledger. Which ledger account? Obviously that date of partner. Date of partner का आपको account open करना है. Here it is. Listen. First, read carefully that question. Whatever you are given the question, अगर डायरेक्टली दिया है कि प्रीपेड कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो वो करो. बट इफ यू आर गिवन इन एडजस्टमेंट ऑल द प्रॉफिट्स एंड फाइंड आउट, प्रॉपर्ली दिया है वर्किंग नोट ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू दैट डेट ऑफ पार्टनर, तो प्रॉपर्ली ये क्वेश्चन को आपको वर्किंग नोट में मेंशन करना है. ठीक है? सो यहाँ पर मैं आपको पूछ रही हूँ कि अगर एनालिसिस देखा जाए तो हार्ड है ना बहुत, क्योंकि एनालिसिस में 3 टाइप्स का क्वेश्चन आने वाला है. विच वन? कंपैरेटिव आएगा, बैलेंस शीट आएगा, या फिर कैश फ्लो आएगा, या फिर रेशियो भी निकालना आता है यहाँ पर. सो बेटर में मेरा ये सजेशन है कि आप डेट ऑफ पार्टनर को अगर फोकस करेंगे so you got it out of marks. इसमें आपको अगर वर्किंग नोट करना है तो आप क्या याद रखेंगे? Yes, tell me. Don't write directly the amount of that one, average profit. You follow these steps. अगर steps के हिसाब से अपने आंसर लिखा, what's the first step? What's the first step? What do you find out first one? टोटल प्रॉफिट. लेकिन टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए अगर लॉस दिया तो उसको डिडक्ट करके फिर यू फाइंड आउट द प्रॉफिट. राइट?
सेकंड स्टेप, सर पाठीमागच्या मुलांना जरा थोडंसं बाहेर पाठवता का? जरा डिस्टर्ब करताय ते पाठीमागचे मुलं. नको आहेत ते आपल्याला क्लासमध्ये, त्यांना नकोच आहे, हे घ्यायचंच नाहीये, त्यांना जाऊ द्या. बाकीच्या मुलांना बसायचं कसं, कारण हे टाइमपास आलेले आहे. 101% ते असंच आलेले आहे, त्यांना नापास व्हायचंय. कुछ तो मिल रहा है ना? ठीक है. देखो ये क्वेश्चन हाउ टू राइट या हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सबसे पहले मैंने बताया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 and 4. लास्ट वन आल्सो द इम्पोर्टेंट. आपको वर्किंग नोट पूछा है तो आपको फॉर्मूला के साथ ही वर्किंग नोट दिखाना है. यू शो दैट वर्किंग नोट ऑफ गुडविल. फर्स्ट वन फाइंड आउट द प्रॉफिट, सेकंड वन एवरेज प्रॉफिट, थर्ड वन गुडविल एंड नेक्स्ट वन अगर आपको दिया है कि दैट गुडविल इज ट्रांसफर टू न्यू पार्टनर, सॉरी विच पार्टनर, डेट ऑफ पार्टनर. और एक बात आती है कि आपको दूसरा, मे भी आपको प्रीलिम में भी आ जाएगा, प्रॉफिट को भी शेयर करना है. आपको दिया जाएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है, उसमें से उसको कितना देना है. कैसे देंगे आप प्रॉफिट अगर शेयर करना है तो? ऑफ कोर्स इन दैट रेशियोस. रिमेंबर हियर. इज इट क्लियर नाउ? सो वर्किंग नोट में सिर्फ डायरेक्टली डोंट राइट द आंसर, तो ही आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेगा and 3 marks for the ledger, means डेट ऑफ पार्टनर का. 100% ये इसका कंपेयर क्वेश्चन में आता है. अगर नहीं आया तो लेजर आता है, वो तो आपको प्रैक्टिस में है, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट वगैरह. लेकिन मोस्टली डेट ऑफ पार्टनर में ये ऐसा इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है. तो आप वर्किंग नोट को लाइटली लेते हो, इसलिए मैंने बताया कि वर्किंग नोट मेंशन इन दैट स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 4. इज इट क्लियर नाउ? यस, समझ में आ रहा है? ठीक है. तो मेरा ये कहना है कि एनालिसिस के बजाय आप डेट ऑफ पार्टनर को ज्यादा फोकस करो, उसमें आपको पूरा आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा और इजी भी है. लेकिन एक सही बात है ना, आपने किया होगा ना प्रैक्टिस. एनालिसिस में बहुत सारा देखा जाए तो कंपैरेटिवली किया तो इजी भी है, थोड़ा सा समझ में आना जरूरी है. प्रैक्टिस करो तो दोनों भी, लेकिन एग्जाम में दोनों नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट मत करो. पहले माइंड को सेट करो कि अरे कितना अच्छा डेट ऑफ पार्टनर में मैम ने भी आपको फॉर्मूलाज बताया है, चलो हम वर्किंग नोट ही शो करते हैं डेट ऑफ पार्टनर में और एक लेजर बनाना है इसे, तो वो भी आप कर सकते हैं और यू यूटिलाइज योर टाइम इन दिस क्वेश्चन. ठीक है. ये आपने फॉर्मूलाज या स्टेप्स, कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट द गुडविल ये लिखा. यस. नेक्स्ट वन, दिस इज आवर सबसे इंपॉर्टेंट इज कंपल्सरी क्वेश्चन. Question number 6 and question number 7 already I told you both the important question and compulsory. यहाँ पर mistakes क्या होता है ये मैं आपको बताने वाली हूँ. When you solve the problem of income and expenditure account, what's your question? उसमें question कौन सा रहता है, क्या दिया जाता है? Question कौन सा रहता है? Yes? Very good. Receipt and payment account is your question with adjustment, right? और फाइनल अकाउंट में कौन सा क्वेश्चन आता है? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट. वेरी गुड. यहाँ कंपेयर क्या करना है या फिर क्या इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ. व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. और एक बात बताओ, receipt payment and income expenditure account, which account? Tell me. May they ask the question at the exactly या one sentence कहीं पर भी आएगा. Receipt and payment account is a nominal account. Receipt and payment account. Yes, very good. Income and expenditure account is nominal account is correct, right? Receipt payment is just like our cash book last year का याद है 11th का. Receipt and payment account, remember student, this is not the nominal account, it's a real account. And income and expenditure account is a nominal. So that's why you are write down in the debit side all the expenditures and credit side all the income. यहाँ mistake क्या होता है देखो, ऊपर क्या नाम लिख रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट.
एंड स्टार्टिंग के फर्स्ट पर्टिकुलर कॉलम में क्या लिख रहे हो? इनकम। यहाँ लिख रहे एक्सपेंडिचर, मिस्टेक होता है बहुत बार, बिकॉज लास्ट ईयर आल्सो आई चेक द पेपर, सेम मिस्टेक हुआ था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर पर्टिकुलर्स नहीं लिखना है। यहाँ पर यू राइट द प्रॉपरली डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले सेम प्रोसेस इन द बुक्स ऑफ, जो भी आपको हॉस्पिटल का दिया है, लाइब्रेरी का दिया है, कॉलेज का दिया है, स्कूल्स का दिया है, फर्स्ट यू रीड केयरफुली इन दैट नेम आल्सो। नेम के साथ स्टेट दिया जाता है, वेन्यू दिया जाता है, प्लेस दिया जाता है, मुंबई, पुणे, नासिक, जो भी whatever you are given, that is also very important because your paper is a topper student paper, because BYK is all the student is the topper. I know last year's result I have checked, more than 98% marks, more than 99 and 100 marks in this also, लेकिन एक मिला है ना 100% मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो इसके लिए छोटी छोटी बातें लेकिन याद रखनी है। डेबिट साइड में क्या आता है? एक्सपेंडिचर। डेबिट साइड में ऑल दी एक्सपेंडिचर। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। What's the debit balance of the income and expenditure account? Debit balance. Yes. Girls, corrected? 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 Debit balance पूछा है। देखो boys versus girls. Girls बताओ। What's the debit balance of income and expenditure account? Yes. Boys is correct. Boys is correct. देखो मिस्टेक यही पर होता है, हमेशा आप लिखते समय डेबिट में टू सरप्लस लिखते हो, बट दैट इज द क्रेडिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंस कम होता है, इसलिए हम उसको सरप्लस में लिखते समय फिर उसको कवर करके फिर उसको ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट बैलेंस शीट में। तो एक बात याद रखना है, देखो सेम क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी बता रहा हूँ। What's the debit balance of trading account? डेबिट वर्ड आया कि प्रॉफिट आएगा ही नहीं, उसमें भी क्या आएगा? डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस ही आता है। दिस क्वेश्चन आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तो डेबिट वर्ड आया कि लॉस, डेफिसिट, अगर इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा, राइट? अगर क्रेडिट बैलेंस आया तो व्हाट इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट? सरप्लस। ठीक है, सेम क्वेश्चन ना, मैं और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम। अभी याद है, अभी एकदम परफेक्ट है। एक्सेस ऑफ इनकम और द एक्सपेंडिचर, एंड दिस डेफिनेशन is important when you prepare the account, when you write the two surplus in a bracket, write down this one also. यहाँ पर मार्क्स जाते हैं, आप क्या मेंशन करते हो? सिर्फ टू सरप्लस, टू डेफिसिट, बट ब्रैकेट में लिखना भूल जाते हो। सरप्लस के साथ ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर, टू एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो छोटी छोटी बातें याद रखो। यहाँ पर और एक मिस्टेक होता है, कौन सा वाला? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 101% एक तो भी एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन का आता है। इसमें क्या ऐड करना है, क्या डिडक्ट करना है, आई हैव शोन इन हियर। देखो माइंड में आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग है तो क्या करना है? ऐड करना है। प्रीपेड है तो यहाँ पर फिर कब मिस्टेक होता है? अगर वो आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, कौन सा वाला आउटस्टैंडिंग ऐड करना है? रिसीव्ड, व्हिच वन? ड्यूरिंग लास्ट ईयर बट फॉर करंट ईयर, यहाँ पर मिस्टेक होता है। लेस में प्रीपेड जो है वो हम हमेशा करते हैं, ये आपको पता है, बट लास्ट ईयर के अभी प्रीपेड हमने ये अभी रिसीव किया है तो उसको डिडक्ट करना है। और एक मिस्टेक कहाँ होता है मैं बता दूं, ये आपको पता चला? ये सब्सक्रिप्शन में मिस्टेक क्या हुआ है? व्हेन आई चेक द टर्मिनल पेपर,
आप सभी ने यानी कि जिन्होंने किया होगा वो उनके माइंड में रिकॉल करो. When you write subscription, where in which column, which side, which column? Income side, right? Subscription is a income. Working note में आप शो करते हो, why I don't know. सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट के इनर कॉलम में ही शो करना है. ये जो भी व्हाटएवर यू आर गिवन प्लस माइनस आपको इनकम एक्सपेंडिचर के अकाउंट में दिखाना है. वर्किंग नोट के हिसाब से बाहर कहीं नहीं शो करना है. इससे क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिख रहे हैं कि टू सब्सक्रिप्शन आवर इन आउटर कॉलम सो एंड सो, सिर्फ आधा मार्क्स मिलेगा. और इसको कितना मार्क्स है? 2 मार्क्स. आपको 2 चाहिए कि आधा चाहिए? आपको सिर्फ 2 मार्क्स चाहिए. सो वेयर वी शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के इनर कॉलम यू राइट डाउन ऑल द अमाउंट्स, देन आफ्टर यू क्लोज एंड आउटर कॉलम, इनर एंड आउटर. रिमेंबर दिस वन. सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ 2 मार्क्स दिया और हाफ मार्क्स फॉर द बैलेंस शीट आल्सो. हाफ मार्क्स for the liability and half marks for the assets. हम अभी तक क्या करते थे? आउटस्टैंडिंग बोला तो कहाँ शो करते हैं बैलेंस शीट में? हमेशा लायबिलिटी माइंड में आता है. बट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमेशा where we transfer, when we show बैलेंस शीट asset side. ये फर्क याद रखो. प्रीपेड माइंड में आए तो कहाँ लिखते हैं? हमेशा एसेट में. बट ये वाला प्रीपेड लायबिलिटी में. ये फर्क है, यहाँ मिस्टेक होता है, हमेशा मार्क्स जाते हैं. तो 2 प्लस हाफ कितने मार्क्स हुए? सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट. तो इसलिए उसको अच्छी तरह से रिकॉल करो, बहुत प्रैक्टिस करो कि किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है. लास्ट ईयर के है, प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है या नेक्स्ट ईयर. आपको 3 इयर्स का दिया जाता है, ये पता है. सही बात है. प्लस 2 एडजस्टमेंट. तो देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर दिस वन. ठीक है. और एक मिस्टेक होता है हमेशा कि कैपिटलाइज ये वर्ड आता है. कैपिटलाइज मींस क्या हुआ? 50% कैपिटलाइज. तो क्या करते हैं हम? 50% अगर हुआ तो कैपिटल फंड में ऐड करते हैं और 50% में भी शो इनकम एंड एक्सपेंडिचर. So you read first carefully each and every adjustment. ठीक है. यहाँ पर आपको मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट जैसे इम्पोर्टेंट है वैसे छोटी छोटी बातें भी इम्पोर्टेंट है. अभी ये जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, which one? Final account. In which account is important in here? 3 accounts. 3 accounts. 3 accounts. 3 accounts? No. Only 2 accounts. And third one? Balance sheet. Balance sheet is an account? No. This question is important for your objective type question. Balance sheet may be agree or disagree, true and false रहेगा. Balance sheet is an account? No. Trading account is a Account. profit and loss? And balance sheet? Statement. Remember this one. We have find out the financial position of that business. So, trading account is which account? Yes, nominal account. That's why I written in the debit side all the expenses. Na? What the rule of nominal account? Debit all expenses and losses. Credit All incomes and gains. in the trading account. Which expenses and which incomes we are transfer? Why direct expenses? Why? Direct क्यों सेंड करते हैं? क्यों? Why? Because direct expenses is related to the factory, related to the goods. जो भी गुड्स से रिलेटेड, इससे तो हम परचेस एंड सेल्स कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं. इसीलिए ये छोटी छोटी बातें याद रखना. व्हाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इनकम वी ट्रांसफर देयर एंड व्हाई हियर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स.
कौन से है, क्या है, ये सब पता है। आपको यहाँ पर मिस्टेक क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि each and every adjustment also very important. Adjustment, ठीक है? Two types of the adjustment. Which one? Two types. Adjustment. Hidden. Types. Hidden adjustment. Yes. Hidden adjustment. Yes. Hidden adjustment and regular adjustment after the trial balance. Okay. Trial balance में भी question आता है. What is trial balance? Yes, tell me. Very good. Very good. Trial balance का meaning पता होना जरूरी है. ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट आती है वो कहाँ से शो किया जाता है? आपको सिर्फ when we finish, when we close the ledgers, then we find out the balances. All of you know. 11th में अपना लेजर हुआ है, वही बैलेंस को हम कहाँ लिखते हैं? ट्रायल बैलेंस में. ये क्वेश्चन भी रिकॉल करो, एग्जाम में आ सकता है. व्हाट इज ट्रायल बैलेंस या व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है. Two types of the adjustment. One is the hidden adjustment. Each and every trial balance amounts how many effects? Only One effect. one effects. Trial balance का and adjustments. Two effects. But listen, trial balance, in a trial balance, if you are given an advertisement in a bracket, 2 years. Hidden. So what's called that? Hidden That's the adjustment. hidden adjustment. 10% investment या debentures. 10% आया, so that means this is also the hidden adjustment. क्या find out करना है आपको? 10%. जो अमाउंट दी है debentures या investment में क्या find out करना है? Interest. So two effects हुआ ना? हुआ कि नहीं? सुनो, इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट निकालेंगे वह भी ट्रांसफर, प्रॉफिट एंड लॉस. Yes, because this is an investment. If you are to listen here, next question is very important. Two types of the loans. First, read carefully. Loan taken या loan given. अगर taken लिया तो interest कहाँ जाएगा? 10% interest given या 10% loan taken. Where we transfer? Profit and loss accounts. Debit side. And second effect. Liability. लोन है, लोन कहाँ जाता है? लोन इज एन liabilities, no? Not the investment. I tell you, listen here. 10% interest या loan taken from the so and so. This bank से लिया है या whatever. But question दिया है 10% loan taken. This adjustment given in trial balance. अगर हमने लोन लिया है तो अपने को इंटरेस्ट देना है कि लेना है? लेना है. तो हम उसमें ऐड करेंगे कि डिडक्ट करेंगे? ये भी याद रखना. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इंटरेस्ट को माइनस करते हैं. हमको लोन विद इंटरेस्ट देना है ना, सो ऑफ कोर्स वी ऐड दैट अमाउंट आल्सो. इफ लोन गिवन, अब बताओ 10% जो लोन है उससे 1 लाख रुपीस गिवन है, ये बोला है, तो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? Credit side. Yes, this is the income of that firm. So received में जाएगा means income में जाएगा. इसलिए ये दो बातें याद रखना है कि taken है या given है. समझ में आ रहा है? और ये इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आपको उसके कहा जाएगा ये अपना assets. ठीक है? और यहाँ पर और एक बात बनी गई है. In your trial balance, if you are given a capital account and current account, दो दिया है. करंट अकाउंट क्यों दिया जाता है? Because this is a fixed capital method. अगर करंट अकाउंट दिया है तो आपको क्या करना है?
बोलो. So you prepare separately current account. क्योंकि करंट अकाउंट अपने अगर लायबिलिटी में शो किया तो उसमें से आपको कैपिटल ऐड करते हो, ये मिस्टेक हो जाता है. So better way you prepare separately current account and 2 marks for the current account. क्योंकि उसके साथ बहुत सारा एडजस्टमेंट भी दिया जाएगा. आपको कमीशन दिया जाता है पार्टनर्स का, पार्टनर्स को सैलरी दिया जाता है, या फिर पार्टनर्स का इंटरेस्ट भी रहता है. कैपिटल का इंटरेस्ट निकालते हैं हम. समझ में आ रहा है? इसलिए you separately show into that separate account. Means don't show the balance sheet liability side. बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आप क्या लिखेंगे? कैपिटल. Only capital accounts and show in there in the inner column and total amount of the outer column. Is it clear now? Because current account के लिए आपको कितने मार्क्स है? 2 marks. देखा जाए तो बहुत है ना 2 marks. इसलिए you separately current account अगर दिया है तो separately show करो. अभी आपको मैं कुछ आप बोर हो गए हैं, मैंने कुछ वीडियोस बना है अपने पास 5 मिनट्स है. जो हिडन एडजस्टमेंट है ना, उसमें से आपको बताने की बजाय आप यहाँ अगर सुनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा. तब तक आपको कुछ डाउट्स वगैरह है? बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुआ है? यस. उसमें 2 क्वेश्चन आने वाला है. फर्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 1 में A, B, C एंड क्वेश्चन नंबर 2 फॉर फॉर्मेट ऑफ या स्पेसिफिक ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो 15 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें से आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एग्री डिसएग्री, फाइंड ऑड वन, या मे बी कैलकुलेशन. ये कैलकुलेशन के बारे में आपको मैं एक बात बता रही हूँ. दिस क्वेश्चन आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मींस बोर्ड एग्जाम. अभी के टर्मिनल एग्जाम में आपने कैलकुलेशन करते समय क्या किया है पता है? कैलकुलेशन डायरेक्टली आंसर लिखा है. सो डोंट राइट डायरेक्टली अमाउंट. यू कैलकुलेट दैट क्वेश्चंस आंसर इन देयर आल्सो. जैसे आपको कुछ पूछा है कि गेन रेशियो को फाइंड आउट करना है, या रिटायरमेंट का कोई क्वेश्चन है, या फिर कोई डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, सो यू कैलकुलेट दैट अमाउंट इन देयर आल्सो. सिर्फ आंसर मत लिखो, सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेगा. नहीं तो कितना मार्क्स है? 1 मार्क्स फॉर द कैलकुलेशन. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसीलिए एबीटी एग्जाम में 2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप है एंड 1 क्वेश्चन इज फॉर स्पेसिफिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज. एग्री डिसएग्री, फाइंड ऑड वन. एग्री डिसएग्री है ट्रू एंड फॉल्स से, ये आप क्वेश्चन पर रीड करो. फाइंड ऑड वन है या कैलकुलेशन है या फिर इन द ब्लैंक्स है या आंसर इन वन सेंटेंस है. लेकिन उसमें से मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 इज 100% क्लियर है कि स्पेसिफिक ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 5 मार्क्स. उसका प्रैक्टिस करो. 20 में से 5 मार्क्स आपके हाथ के हैं. 15 मार्क्स में थोड़ा 19-20 हो जाता है, लेकिन इसमें पूरे 5 मार्क्स आपको मिलेगा. लेकिन ड्रॉ करना है, छोड़ना नहीं है. समझ में आ रहा है? 20 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरे सॉल्व करो. तो ये कॉलेज का एग्जाम है, आपको वहां पर थोड़ा सा 19-20 थोड़ा हम मार्क्स दे सकते हैं. बोर्ड एग्जाम में हमको चांस नहीं रहता. इसलिए पूरा पेपर सॉल्व करो, जो भी फॉर्मेट दिया है अच्छी तरह से ड्रॉ करो. इज इट क्लियर नाउ? यस. और एक बात बता दी कि ये 12 का जो आपका फर्स्ट स्टेप है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. तो बी सीरियस, लाइटली मत ले लो, ठीक है? उसके लिए आपको टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है ऑलरेडी आई टोल्ड यू. ऑलरेडी आई गिवन द पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उसके बाद भी आपको लगा तो हम है ही रोज कॉलेज में 5 o'clock तक. पेपर सॉल्व करो, हमको दिखाओ, चेक करवा लो, ठीक है? कुछ भी डाउट्स है तो हम क्लियर करने के लिए है ही सब टीचर्स. हियर इज ऑल
account teacher is very good. Very means examiner, moderator, and chief moderator also. So all of you all the best. अच्छी तरह से पेपर लिखो और आपका प्रीम का पेपर जो अभी है वो सेम बोर्ड का पेपर है, उसका आपको पता चल जाएगा. Yes, very good. चलो, thank you so much.